Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है, बहुत बहुत मस्त है. लेट्स कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड्स. आज अभी इसी वक्त हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 विच इज़ मॉड्यूल 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. उसमें लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 4 कंसिडरेशन. ध्यान दीजिए बच्चों, चैप्टर नंबर 4 कंसिडरेशन. बच्चों, हम जानते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. हाँ जी मैडम जी, हम तो जानते हैं. सबसे पहले आता है ऑफर. ऑफर यानी कि प्रपोजल. प्रपोजल यानी कि ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, बन जाता है प्रॉमिस. जी हाँ, बिल्कुल 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 प्रॉमिस बन जाता है. जैसे ही प्रॉमिस में आया कंसिडरेशन, बच्चे ध्यान दीजिए, जैसे ही प्रॉमिस में आता है कंसिडरेशन ये बन जाता है अग्रीमेंट. जी हाँ, बिल्कुल अग्रीमेंट बन गया. अग्रीमेंट में जैसे ही एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ लग जाती है, ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ये हम जानते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है इसका प्रोसेस हम जानते हैं. इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के प्रोसेस में सबसे 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 इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न. क्विड प्रो क्यों भी बोलते हैं. हमने थोड़ा सा छोटा सा कंसिडरेशन के बारे में, छोटा सा डेफिनेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. बच्चों पहला पढ़ लेते हैं. सेक्शन 2 Clause D defines consideration as when at the desire of the promisor. promisor के मर्जी पे जब promisee या कोई और व्यक्ति has done, ये past consideration के बारे में बात करता है, has done और abstain from doing. does और abstains from doing, कुछ कर रहा है यानी कि present या कुछ नहीं कर रहा है. future यानी कि promises to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called as consideration for promise. बच्चों, हमने इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था. ये कंसिडरेशन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था. थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों. दो पार्टीज होती है. एक होते उदय भाई, एक होते मजनू भाई. उदय भाई और मजनू भाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे मजनू भाई ने उदय भाई की गाड़ी खरीद ली. ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फिनिश हो गया बच्चों. ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फिनिश हो जाता है. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके मजनू भाई अपनी सुंदर सी नई सी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनको अच्छे से ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता. उनको रास्ते पे एक मोटर ट्रेनिंग स्कूल दिखाई देती है. वो मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे कार चलानी सीखनी है. मोटर ट्रेनिंग वाला बोलता है ठीक है, आप कंसिडरेशन यानी फीस यानी पैसा आज भरो, हम आपको 2 दिन के बाद गाड़ी सिखाएंगे. 2 दिन के बाद गाड़ी सिखाएंगे. आप आज यानी मजनू भाई आज उसको पैसा देता है और गाड़ी सिखाना 2 दिन के बाद वो शुरू करने वाला है. बच्चों, ये था मेरा पास्ट कंसिडरेशन. मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाला बोलता है ठीक है, आप पैसा आज दीजिए और गाड़ी सीखिए. अभी के अभी पैसा दीजिए और गाड़ी सीखिए. बच्चों, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन था. फ्यूचर कंसिडरेशन ऐसा था कि मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाला जो व्यक्ति था वो और मजनू भाई बेस्ट फ्रेंड्स थे. मोटर ट्रेनिंग वाला उसको बोलता है अरे मजनू, तेरे पास से क्या पैसा लाना, तो फिर कभी पैसा दे देना. इस केस में आज मजनू भाई कार सीख जाते. कार चलाना मजनू भाई बच्चों आज सीख तो जाते, लेकिन पैसा उसको फ्यूचर डेट में देने वाले, यानी कंसिडरेशन इज फ्यूचर. बच्चों, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू. क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ. Consideration means something of value in the eyes of law. The concept of consideration in English law is that is some detriment to the promise, यानी in that he may suffer something. कंसिडरेशन का मतलब किसी चीज़ के बारे में अगर ऑफर ही सफ़र कर रहा है, यानी may suffer something और give something of value. कुछ दे रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, यानी कुछ सफ़र भी कर रहा है, उसे भी कंसिडरेशन माना जाएगा. और सम बेनिफिट टू द प्रोमिसर. प्रोमिसर को कोई बेनिफिट हो रहा है. इन दैट ही रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू. In that he receives something of value. Detriment to one person and benefit to other are same thing looked at
फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स। किसी के लिए कोई चीज़ लॉस और किसी वही चीज़ अगर किसी के लिए प्रॉफिट है, बच्चों है सेम चीज़ इन्वॉल्व, है सेम चीज़ इन्वॉल्व, लेकिन देखने का एंगल, देखने का नज़रिया दोनों केस में डिफरेंट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट, क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट प्रॉमिसेस टू डू समथिंग, he must get something in return। very good, very good, इसी को consideration बोलते हैं। when a party to an agreement promises to do something, he must get something in return। this something is defined as consideration। इस something को क्या बोलते हैं बच्चों, consideration। in the words of Pollock, consideration is the price for which the promise of the other is brought। in the words of Pollock, कंसिडरेशन इज द प्राइस। कंसिडरेशन क्या है बच्चों, एक प्राइस है जिसके सामने आपने किसी और का प्रॉमिस बाय किया है, एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू एंड ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबल यानी आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके सामने आपको कोई कंसिडरेशन मिला, यानी आपको कुछ मिला, यू बॉट समथिंग इन रिटर्न, यू गॉट समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट इसके सामने जिसने आपको कंसिडरेशन दिया वो आपको ये लॉ में, ये कॉन्ट्रैक्ट में लीगली एनफोर्स करवा सकता है, ये आपके ऊपर लीगली एनफोर्स करवा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी। A agrees to sell his car to B for ₹10,000। 10,000 रुपये में A अपनी गाड़ी B को बेचना चाहता है। इस केस में बच्चों 10,000 रुपये कार इज अ कंसिडरेशन फॉर B, यानी जो कार है बी का कंसिडरेशन क्या है बच्चों, जो गाड़ी उसको मिल रही है उसके लिए वो कंसिडरेशन है, और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो तो गाड़ी बेच रहा है, मतलब उसके पास है तो गाड़ी जा रही है, लेकिन उसके सामने उसको क्या मिल रहा है बोलो, पैसे। उसके सामने उसको क्या मिल रहा है बोलो, पैसे। एंड द प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर ए, यानी ए को उसके सामने पैसे मिलेंगे। दोनों केस में बी के लिए कार कंसिडरेशन है और ए के लिए पैसा कंसिडरेशन है बच्चों। क्या बोल रहा है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक है प्रॉमिस, एक है कंसिडरेशन। एवरी प्रॉमिस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ कंसिडरेशन। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपके प्रॉमिस में, अगर आपके अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। कंसिडरेशन इज एसेंशियल कंडीशन। क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। द रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द लैटिन मैक्सिम, यानी एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्टियो, यानी वापस एक बार पढ़ते हैं, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शियो, यानी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है ही नहीं बच्चों तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यानी आउट ऑफ द बेयर प्रॉमिस, एक प्रॉमिस है, नो कॉज ऑफ एक्शन कैन अराइज, सिर्फ एक बेयर प्रॉमिस है, उसमें कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है। दस आउट ऑफ ग्रेचुइटस प्रॉमिस, अ प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट और चैरिटी, यानी 10 आउट ऑफ अ ग्रेट्यूटस प्रॉमिस, अ प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट और charity which is not supported by any consideration, no legal action can be taken। अगर आपको सामने consideration में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो legally enforceable नहीं गिना जा सकता, वो legally enforceable my dear students नहीं गिना जा सकता। According to Indian Contract Act, the following are the essential requirements of a valid consideration। बच्चों हमने essential elements of a valid contract पढ़ा है पास्ट में, जी हाँ। essential elements of a valid offer पढ़ा है, essential elements of a valid acceptance पढ़ा है, essential elements of a valid consideration पढ़ते हैं बच्चों। कौन से essential factors है, कौन से elements जो होने ही चाहिए आपके consideration में। the first is consideration, बच्चों क्या बोलते हैं, the first वाला is consideration must move at the desire of the
प्रोमिसर। क्या बोल रहे हैं? द कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बच्चों ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल यानी बच्चों ये केस लॉ है। ये क्या है बच्चों? एक केस लॉ है। शांति से समझने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। केदारनाथ जी जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर है, कहाँ के? हावड़ा के। वो म्युनिसिपल कमिश्नर है हावड़ा के। वन और ऑल्सो वो एक ट्रस्टी भी है। किस फंड के? बोले तो हावड़ा टाउन हॉल फंड। बच्चों ये टाउन में उनको एक हॉल बनाना है। ये टाउन में उनको एक हॉल बनाना है जिसके लिए वो लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जनरल पब्लिक से वो लोग पैसे जमा कर रहे हैं। दे रेज्ड फंड्स फ्रॉम पब्लिक। सब्सक्रिप्शन जो देना है, जो भी लोग सब्सक्रिप्शन मनी पे करेंगे उन्हें 100 रुपये पे करने हैं। उन्हें 100 रुपये पे करने हैं इस सब्सक्रिप्शन हासिल करने के लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया बच्चों, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू दिस फंड बढ़ते गए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। जो कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद जैसे ही नंबर बढ़ गए, उन्होंने सोचा बस इतना पैसा हमारा जमा हो गया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसने किसने किया बच्चों? सबसे पहला कमिश्नर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। सेकंड जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्टर था, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास उन्होंने ऑर्डर दिया ये जो टाउन हॉल है तुम्हें वो कंस्ट्रक्ट करके देना है। ये 3 पार्टीज थी बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कौन कौन थी? सबसे पहला कमिश्नर था, सेकंड सब्सक्राइबर था, थर्ड कॉन्ट्रैक्टर था। जैसे ही टाइम बीतता गया, गौरी मोहम्मद को लगा उसको ये चीज़ में, टाउन हॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अभी उस भाई साहब को अपना पैसा वापस चाहिए। इस भाई को अपना पैसा वापस चाहिए, यानी गौरी मोहम्मद वांटेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द कॉर्पस। उनको जो ये फंड था उनको अपना पैसा वापस चाहिए था। ही वॉज नॉट रिसीविंग कंसिडर। उसका रीज़न ही उसने दलील ऐसे पेश की कि उसको सामने कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है। इसी केस में बच्चों द कोर्ट हेल्ड दैट गौरी मोहम्मद रॉन्ग है। उसको मालूम था जब वो पैसा भर रहा है, उसको मालूम था कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, ये एक टाउन हॉल क्रिएट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, इसीलिए वो ये चीज़ को गलत नहीं बता सकता। पढ़ लेते बच्चों, वी विल गेट मोर क्लैरिटी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि therefore an act done at the desire of the third party is not a consideration. Consideration must move at the promiser's desire, यानी किसी थर्ड पार्टी के मर्जी के हिसाब से, किसी थर्ड पार्टी के मर्जी के हिसाब से कंसिडरेशन नहीं हो सकता। कंसिडरेशन मस्ट मूव किसके मर्जी से बच्चों? प्रोमिसर्स के मर्जी से। एक्सप्लेन इन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये केस लॉ हम पढ़ चुके। द सेकेंड पॉइंट बच्चों इज द कंसिडरेशन मस्ट बी पेड। ध्यान दीजिए, कंसिडरेशन मस्ट बी पेड बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन मस्ट बी पेड बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। मतलब इन इंग्लिश लॉ, समझिए बच्चों ये क्या कहना चाहते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। इन इंग्लिश लॉ हाउएवर अ पर्सन नॉट अ पार्टी, इंग्लिश लॉ के बारे में बात कर रहा है, ये फिलहाल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? अ पर्सन नॉट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट के नॉट सू ऑन द अग्रीमेंट, यानी कोई थर्ड पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है, वो थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में केस नहीं फाइल कर सकता। ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ है बच्चों, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में नहीं बोल रहा है। पढ़ लीजिए पहले। एंड एज सच नो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू क्लेम एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। Consideration as per the English law must proceed from the promisee himself and not from any other person. बराबर, इसे कहते हैं प्रिविटी
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, a contract between two parties and no third person can sue upon it even if it is made for his benefit। यानी अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, तो कोई भी मिस्टर सी इन दोनों का ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल नहीं कर सकता, ये केस फाइल नहीं कर सकता। ये बच्चों अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ था, ये बच्चों अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ था। इसी के अंदर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। इन इंडिया एज पर द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2D क्या बोलना चाहते हैं? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी ओनली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बता रहा है, जरूरी नहीं है, क्या बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन प्रोमिसी के थ्रू ही जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अ स्ट्रेंजर टू एन अग्रीमेंट can sue on the agreement if such person is beneficiary। बच्चों ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। ये चीज़ समझने के लिए एक केस स्टडी समझते हैं। केस स्टडी का नाम है चिन्नैया वर्सेस रमैया। क्या नाम है बच्चों? चिन्नैया वर्सेस रमैया। एक ओल्ड लेडी होती है, एक ओल्ड लेडी होती है, उसके नाम पे काफ़ी सारे घर, प्रॉपर्टी, एस्टेट होते हैं। एक ओल्ड लेडी है, उसके नाम पे घर, प्रॉपर्टीज, एस्टेट होती है। एक दिन वो अपनी डॉटर को बुलाती है, वो ओल्ड लेडी एक दिन अपने डॉटर को बुलाती है, डॉटर को बुला के बोलती है मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ तेरे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगी। क्या बोलती है बच्चों? मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ तेरे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगी। डॉटर का नाम होता है रमैया, डॉटर का नाम क्या होता है? रमैया। मम्मी बोलती है अपने डॉटर को, जो ओल्ड लेडी है यानी कि मम्मी, वो अपनी डॉटर को बोलती है मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ तेरे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगी लेकिन एक शर्त पे, लेकिन एक कंडीशन पे। रमैया बोलती है क्या कंडीशन है मम्मा बताओ, क्या कंडीशन है बताओ। रमैया को ओल्ड लेडी बोलती है मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर तो दूंगी लेकिन एक शर्त पे, ये प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर तेरी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी ज़िंदगी भर तेरी हो जाएगी लेकिन तुझे हर साल कुछ पैसे, तुझे हर साल कुछ पैसे मेरी बहन को देने होंगे, तुझे हर साल कुछ पैसे मेरी बहन को देने होंगे। ये कंडीशन पे ओल्ड लेडी ने अपने डॉटर के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर दी थी। किसी कारणवश बच्चों, किसी कारणवश ये डॉटर ये एन्युटी पेमेंट, जो ईयरली पेमेंट था पैसों का, वो इसकी बहन को, ओल्ड लेडी की बहन को यानी अपनी मम्मी की बहन को नहीं दे पाई। तो आप मुझे सोच के बताइए क्या ये सिस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट कर रही है, क्या ये सिस्टर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी कि रमैया के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? मैडम जी अभी तो आपने बोला कि अगर कोई थर्ड पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल 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 बच्चों, पर ये है एक एक्सेप्शन। ये क्या है बच्चों? पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहती है बच्चों ये। A gifted certain property to her daughter with the condition that the daughter should pay an annuity to A's brother। ये भी एक एग्जाम्पल ही है बच्चों, बहुत सिमिलर ग्राउंड्स पे एग्जाम्पल है। ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपनी डॉटर को कंडीशन पे कि दैट डॉटर शुड पे एन एन्युटी टू A's brother B। However, the daughter failed to keep her promise and the brother sued the daughter to claim the annuity। तो क्या उसकी जो बहन है वो रमैया के ऊपर केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज येस। इट वॉज हेल्ड दैट ईयर दैट द वर्ड्स इन द सेक्शन 2D, द promisee or any other person, the promisee or any other person indicate that a stranger to a consideration may maintain a suit। The following are the examples where beneficiary can sue though he is not a contracting parties। आप contracting party तो नहीं हो, आप ऑफरर नहीं हो, आप ऑफर ही नहीं हो, लेकिन अगर आपके कुछ बेनिफिट में चीज़ की जा रही है, अगर आपके बेनिफिट में कुछ हो रही है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप सूट यानी केस फाइल
कर सकते हो। फर्स्ट इज ट्रस्ट और चार्ज। द फर्स्ट एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स इज ट्रस्ट और चार्ज। ये चीज़ समझने के लिए वापस एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बताना चाहता है आपको बच्चों, देख लेते हैं एक बार। ट्रस्ट और चार्ज, समझिए बच्चों, ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। एक होते हैं मिस्टर ए, एक होते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए इज एन ओल्ड मैन, ही इज अ ग्रैंडफादर, बराबर। एक होते हैं मिस्टर ए, उसके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है, उसके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है, बट वो ओल्ड मैन है, वो जाके अपनी प्रॉपर्टीज बेच नहीं सकता, फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं कर सकता। वो अपने एक रिलेटिव के पास जाता है, जो ओल्ड मैन है यानी मिस्टर ए जो ग्रैंडफादर है, वो एक रिलेटिव के पास जाते हैं और रिलेटिव को बोलते हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव को क्या बोलते हैं, मेरे पास प्रॉपर्टीज है, तू बेच, ये प्रॉपर्टीज का पेपर ले, तू इन्हें बेच, और जो भी पैसे आए वो मेरी ग्रैंड डॉटर को जाके दे दे, जो भी पैसे आए वो मेरी ग्रैंड डॉटर को जाके दे दे। ये चीज़ बी करना नहीं चाहता था। बी ने कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया, लेकिन बी को जो भी प्रोसीड्स मिला, यानी जो भी प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिला, वो उसने उसकी एक ही ग्रैंड डॉटर को नहीं दिया। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये ग्रैंड डॉटर जो सी है, क्या वो बी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या वो ये केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस बच्चों। क्या बोल रहे हैं ये? अ पर्सन in whose favor a charge or trust over some specific property is created, एक व्यक्ति जिसके फेवर में एक चार्ज क्रिएट किया गया है, मे एनफोर्स, वो एनफोर्स करवा सकते हैं, इट दो ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट उसके बीच में नहीं हुआ है, फिर भी वो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हैं, बिकॉज वो उसके बेनिफिट के लिए हुआ था। बच्चों द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स इज, द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इज मैरिज सेटलमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इज मैरिज सेटलमेंट। इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। चार भाई होते हैं, ए बी सी और डी, ये चार ब्रदर्स हैं, ये भाई होते हैं। चारों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया जेड के साथ, चारों ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया जेड के साथ और अपनी प्रॉपर्टी बेच ली, और डिसाइड किया चारों भाइयों ने कि जो भी प्रोसीड्स आएगा वो हम हमारी बहन की शादी में यूज करेंगे, जो भी प्रोसीड्स आएगा वो हम हमारी बहन की शादी में यूज करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर चारों भाई में से कोई भी एक भाई ये प्रोसीड नहीं यूज करना चाहता अपनी बहन के शादी में, तो बताइए क्या ये बहन इस पे, या हो सकता है जिसको प्रॉपर्टी बेची वो पैसा नहीं दे रहा है, क्या ये बहन इन दोनों में से कहीं पे केस फाइल कर सकती है? जवाब सोचिए बच्चों, क्या ये दोनों में से कहीं पे केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज यस बच्चों, द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली ये बहन वहाँ पे केस फाइल कर सकती है। मतलब मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स। क्या बोल रहा है बच्चों? मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर family arrangement where an agreement is made regarding marriage, partition or other family arrangements and a provision is made for the benefit of a person। किसी जगह पे अग्रीमेंट हो रहा है मैरिज के लिए, पार्टीशन हो रहा है फैमिली में, या अरेंजमेंट्स हो रही है और उस ऐसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए हो रहा है, वो जो व्यक्ति है वो एडवांटेज उसको मिलने वाला है, तो वो अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, ऑल्दो ही इज़ नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट वो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस फाइल कर सकते हैं। बच्चों द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एस्टोपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, क्या बोल रहे हैं? एक्नॉलेजमेंट यानी कि एस्टोपल। समझ लेते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। एक होते हैं मिस्टर ए, वो जाता है बी के पास, बी है एक बैंक,
बी क्या है बच्चों, एक बैंक। लोन चाहिए, मिस्टर ए को क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक हाँ करती है और बैंक मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए की लोन दे देती है, 1 करोड़ रुपए की लोन दे देती है। ए जाता है बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। बी बोलता है, बैंक बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, ले ले 1 करोड़ रुपए। जैसे ही लोन रिपेमेंट करने का टाइम आता है, समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही लोन रिपेमेंट करने का टाइम आता है, मिस्टर सी के पास, मिस्टर ए मिस्टर सी के पास जाता है, बोलता है ये ले पैसा, और बैंक को जाके देखिए ए का ही पैसा था जिसने उसने सी को दिया, और उसने बोला जा मेरा पैसा लेके बैंक के पास जा और पैसा दे के आ। समहाउ ये जो सी है ये बैंक में पहुंचा ही नहीं। बच्चों ये जो मिस्टर सी है ये बैंक में पहुंचा ही नहीं। अब मुझे सोच के बताइए, क्या बैंक सी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? सोच के बताइए, क्या बैंक सी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल। वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अ थर्ड पर्सन फॉर सर्टेन पेमेंट, कुछ पेमेंट के लिए, द थर्ड पर्सन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द promisor. The third person can recover the amount from the promisor. The next concept is covenant running with the land. The next concept is covenant running with the land. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पीस ऑफ लैंड है, 2 बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। एक ज़मीन है मिस्टर ए की और एक ज़मीन है मिस्टर बी की। बच्चों कोवेनेंट्स यानी कंडीशंस, कोवेनेंट्स यानी कुछ कंडीशन है, यानी मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो लैंड है वो एडजेसेंट है, यानी बाजू बाजू में है। ये लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है। ये लैंड क्या है बच्चों? एग्रीकल्चरल लैंड। मिस्टर ए और मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी कभी भी ये लैंड सिर्फ एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए ही यूज़ करेंगे, ये लैंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं बेचेंगे। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं बच्चों? ए और बी कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं कि ये जो हमारी लैंड बाजू बाजू में है, हम दोनों में से कोई भी कभी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये लैंड नहीं बेचेगा। एक दिन आता है बच्चों, एक दिन आता है जब मिस्टर ए को पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक दिन आता है जब मिस्टर ए को पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो अपना लैंड बेचता है सी को। ध्यान दीजिए बच्चों, वो अपना लैंड बेचता है सी को। ये बेच के वो चला जाता है, ये बेच के वो चला जाता है। अभी इस लैंड का न्यू ओनर कौन है बच्चों? सी। ये लैंड का न्यू ओनर कौन है बच्चों? सी। अभी वापस एडजेसेंट लैंड किसका किसका है? मिस्टर सी का और मिस्टर बी का। मिस्टर बी अपना लैंड बेचते हैं बिल्डर्स को। मिस्टर बी अपना लैंड बेच देते हैं बिल्डर्स को। बिल्डर्स आके यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बिल्डर्स यहाँ पे आके कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, मिस्टर सी जिसने ए के पास से लैंड खरीदा, जिसको ये कोवेनेंट के बारे में मालूम था इसीलिए उसने खरीदा, क्या वो ये कोवेनेंट बी पे एनफोर्स करवा सकता है? बच्चों जवाब सोचिए, जवाब सोचिए, क्या वो ये एनफोर्स करवा सकता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। बच्चों क्या बोलना चाहता है सुनिएगा, पर्सन हु परचेजेस अ लैंड, एक व्यक्ति जो एक लैंड खरीद रहा है विथ द नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, is bound by those duties although he was not a party to the agreement। यानी जब भी वो तुम कुछ लैंड खरीद रहे हो उसके साथ उसके रूल्स, उसके साथ उसकी कंडीशन आपके साथ आ रही है, वो कंडीशन आपको फॉलो करनी ही है। इसी एग्जाम्पल को रिवर्स में देखते हैं बच्चों, इजी एग्जाम्पल को आप रिवर्स में देखिए और मुझे बताइए, जब भी मिस्टर ए ने सी को ये लैंड बेचा, क्या मिस्टर सी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये बेच सकता है लैंड? तो कहना है इसे बी भी इसको एनफोर्स करवा सकता है। दोनों में से कोई भी केस में बच्चों, दोनों को ये जो कोवेनेंट, ये जो रूल था, ये जो कंडीशन था विच केम विद द लैंड, ये कंडीशन दोनों को फॉलो करनी ही पड़ेगी। The person who purchases the land with the notice that the owner of the land is bound by a certain duty affecting land is bound by those duties although he was not a party to the agreement। लास्ट कंडीशन पढ़ लेते बच्चों, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। लास्ट कंडीशन है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, यानी समटाइम्स द स्टैट्यूट्स
कास्ट, यानी द लॉ है वो कास्ट करता है एक ड्यूटी फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए लॉ ही कास्ट करता है ड्यूटी टू द कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन गेट द एडवांटेज दो ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. बाय लॉ है बच्चों, ये तो एप्लीकेबिलिटी बाय लॉ है. अगर कोई कानून के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये कानून है कि थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी है, तो वो थर्ड पार्टी भी ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है. बच्चों द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेशन. बच्चों ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या बोल रहे हैं ये? ए कंसिडरेशन, ए पास्ट कंसिडरेशन यानी executed consideration, यानी the word has done or abstained from doing in section 2D refers to something already done. मतलब this is known as past consideration. Example, A finds B's son. मिस्टर ए एक व्यक्ति है जो मार्केट में घूम रहे हैं. घूमते घूमते उसको दूर खड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा दिख जाता है. वो बच्चा रोए जा रहा है. वो बच्चे के पास जाता है, बच्चे को पूछता है, बेटा आप कहाँ रहते हो, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपके मम्मी पापा का नंबर क्या है, क्या आप घूम गए हो? बच्चा बोलता है हाँ मैं घूम गया हूँ. वो नाम देता है, नंबर देता है, एड्रेस देता है. ये जो मिस्टर ए है वो बच्चे को पहुँचाता है अपने पेरेंट्स के पास. पेरेंट्स ने खुशी खुशी में उसको रिवॉर्ड दिया. कितने का बच्चों? 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड दे दिया. 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड दे दिया बच्चों. तो इसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन, बिकॉज ये जो एक्ट था, ये सर्विस था, ये वॉलंटरी था बच्चों, रेंडर्ड बाय ए टू बी. अ पास्ट कंसिडरेशन इज सफिशिएंट टू सस्टेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोल रहे हैं? A past consideration is sufficient to sustain a valid contract. A past consideration is an example of voluntary services rendered by a person only when the other person for whom the act is done undertakes or promises to compensate him for the act already done, then that other person can be compelled to perform a part of the consideration. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट्स इन परफॉर्मेंस. अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट्स इन परफॉर्मेंस पास्ट और प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. इज सो फार एज इट कंसिस्ट्स इन परफॉर्मेंस इन फ्यूचर इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी कंडीशंस. एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बच्चों, एग्जीक्यूटेड यानी पास्ट एंड प्रेजेंट, एग्जीक्यूटरी यानी future. The next is past consideration is no consideration as per English law. ये उनका नया है बच्चों. past consideration is no consideration as per English law of contract. present consideration सीख लेते हैं बच्चों. present consideration, executed consideration where the promisee does or abstains from doing something, it is an instant of present consideration. अभी आज फिलहाल प्रेजेंट में अगर वो कुछ कर रहा है या कुछ करने से रोक रहा है, प्रेजेंट है, तो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं. इसको एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं. एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, इसको एग्जीक्यूटरी कंडीशन भी बोलते हैं, जब कि फ्यूचर में कंसिडरेशन पे किया जाएगा. यानी वेयर द प्रोमिसी promises to do or abstains from doing something, it is future यानी कि prospective consideration where both parties have yet to perform their promises. दोनों में से किसी ने भी अपनी promise perform नहीं की है. एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल में क्या है? For example, A promises to deliver goods to B. When the ship arrives, B promises to pay 1,000 rupees. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुझे गुड्स डिलीवर करूंगा शिप में जो आ रही है. बी बोलता है ठीक है तू मुझे डिलीवर कर, उसके बाद मैं पैसे दूंगा. ये दोनों कंडीशन में बच्चों अगेंस्ट द रिसीट ऑफ द गुड्स, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय बोथ पार्टीज व्हेन द शिप अराइव्स. अभी तक शिप आई नहीं है, इसीलिए दोनों केस में कंसिडरेशन अभी तक दिया नहीं गया है. कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ डूइंग और एब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, और इट मे बी एन एक्ट फॉरबेरेंस और एब्सटेनेंस. बच्चों ये हम जानते हैं, कोई चीज़
टॉलरेट करना, कोई चीज़ सहन करना, कोई चीज़ करना, कोई चीज़ करने से एब्सटेन करना, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन मानी जाएगी बच्चों। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एग्जाम्पल देखते हैं, हो सकता है एक है मिस्टर ए, अपना घर बेचना चाहते हैं, एक है मिस्टर ए अपना घर बेचना चाहते हैं, वो अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर बी को 10 रुपए में। बच्चों घर जैसी चीज़ 10 रुपए में बिकती है क्या? इसीलिए ये बोल रहा है कंसिडरेशन, क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। क्या एडिक्वेट अमाउंट है ये आपको डिसाइड करने के लिए नहीं दिया है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अग्री करेगी और डिसाइड करेगी, आपका कुछ लेना देना इसमें नहीं होना चाहिए। यानी इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। Adequacy of consideration is for the parties to consider at the time of the making of the agreement. आपके this is none of your business बच्चों। जो parties to contract है वो decide करेगी कि क्या ये consideration adequate है या नहीं। Inadequacy of consideration may be evidence that the promisee's consent was not freely obtained. हो सकता है कि अगर consideration adequate नहीं है, कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, तो हो सकता है ये फ्री कंसेंट नहीं होगा। व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of the party, at the option of the party whose consent is not free and is caused due to coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों, आपको याद है, हमने एक एग्जाम्पल लिया था। एक था मिस्टर डी यानी कि डॉन था, वो मार्केट में सैर कर रहा था और उसको मिस्टर ए का ये जो घर है वो बहुत अच्छा लग गया था। उसने फोर्सफुली ये घर सिर्फ 1 लाख रुपए में अपने नाम कर दिया। बच्चों ये घर था 1 करोड़ रुपए का। तो इस केस में इसे कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन गिना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ए अग्रीज टू सेल हॉर्स वर्थ ₹10,000 फॉर ₹10। एक का घोड़ा जो 10,000 रुपये का है वो सिर्फ 10 रुपये में बेचना चाहता है। एस कंसेंट टू द अग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन। बोल रहे हैं कि ए ने अपना खुद का डिसीजन बनाया एंड उसने फ्री कंसेंट दिया। दिस अग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, is a contract notwithstanding the inadequacy of the consideration। बच्चों हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि मिसरिप्रेजेंटेशन या कोएर्जन या फोर्स किया गया हो, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये हो भी सकता है, कभी कभी ये नहीं भी हो सकता। द लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट पॉइंट बच्चों इज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। कंसिडरेशन must not be unlawful, illegal, immoral, opposed to the public policy। बच्चों हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते और सी के घर पे चोरी करते, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते और सी के घर पे चोरी करते। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ है, इसकी कंसिडरेशन सब अनलॉफुल है, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, इसीलिए ये कंसिडरेशन वॉइड नहीं, वैलिड नहीं गिना जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। ठीक है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए बोलता है मुझे 10,000 रुपये दे, बी बोलता है ठीक है दे दूंगा, क्या करेगा? बोलता है मैं तुझे चांद पे लेके जाऊंगा। ए बोलता है बी को तू मुझे 10,000 रुपये दे, मैं तुझे चांद पे लेके जाऊंगा। बच्चों इसी चीज़ को बोलते हैं इल्यूजनरी। इल्यूशनरी यानी ये फैक्ट नहीं हो सकता, ये परफॉर्म नहीं हो सकता, ये तो सरासर झूठ है। इसीलिए कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी, नॉट इल्यूजरी। ओके बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन बट फॉरबेरेंस टू सू इज अ गुड कंसिडरेशन। बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड एंड टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। मुझे आशा है, आई होप that you all have understood the concepts। अगर आपको कुछ डाउट है, feel free to reach out to us in the comment section। This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you।